हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो टॉपिक है डी क्लासिफिकेशन। मींस कि आज हम लोग जो डी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो कौन सी सब्जेक्ट्स का टॉपिक है, हिस्टोपैथोलॉजी का। हिस्टोपैथोलॉजी आपको जो बीमलेस फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें दिया हुआ है डी क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग डी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग डी क्लासिफिकेशन के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो डी क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डी क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? डी क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन। फिर हम लोग डी क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं वो पढ़ेंगे। अब ये आपके जो चार मेथड्स हैं इनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डी क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला आपका हो गया एसिड डी क्लासिफिकेशन, फिर क्या है चेलेटिंग एजेंट ईडीटीए बाय द यूजिंग ऑफ एंड आयन एक्सचेंज रेजिन और इलेक्ट्रोफोर्टिक डी क्लासिफिकेशन। ये चार आपके डी क्लासिफिकेशन के मेथड हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग कंफर्म करेंगे कि हमने जो डी क्लासिफिकेशन का मेथड से यूज करके हमने डी क्लासिफिकेशन किया है वो सही है कि नहीं सही है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसमें, कंफर्मेशन टेस्ट में। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर अ गुड डी क्लासिफिकेशन एजेंट एंड देन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डी क्लासिफिकेशन एजेंट। मींस कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे हमारे डी क्लासिफिकेशन प्रोसीजर को। ये सारे टॉपिक्स हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ये पूरा लेक्चर देख के जाइएगा और अपनी नोटबुक में जो मैं की पॉइंट्स बताऊंगा बीच बीच में आप लोग नोट डाउन करते रहेगा, जिससे आपको वाइवा में बहुत हेल्प मिलने वाली है अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं और अपने जो पॉइंट्स में बताऊंगा उन्हें नोट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन के बारे में कि व्हाट इज डी क्लासिफिकेशन। मींस डी क्लासिफिकेशन क्या है, इसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं हिस्टोलॉजी में, मतलब हिस्टोपैथोलॉजी या हिस्टोलॉजी में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो डी लिखा है पहला पॉइंट जो डी क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैल्शियम साल्ट। क्या लिखा है? कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैल्शियम साल्ट फ्रॉम द टिश्यू लाइक बून, टीथ एंड अदर क्लासिफाइड टिश्यूज। तो ये पॉइंट्स जो है वो ये कह रहा है कि जो हमारा डी क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, जो हमारे क्लासिफाइड टिश्यू हैं, क्या हमारे क्लासिफाइड टिश्यू हैं और जो बून, टीथ, अदर्स। मीन्स कि जो भी हमारे क्लासिफाइड टिश्यू हैं जैसे कि बून, टीथ और ऐसे टिश्यू जिसमें क्या हो, कैल्शियम का डिपोजिशन हो, तो उस टिश्यू से हम लोग क्या करें, कैल्शियम साल्ट को रिमूव करते हैं। करने के लिए जो कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, डी क्लासिफिकेशन। मीन्स ये कहने का मतलब है पहला पॉइंट क्या, कि हमारा जो डी क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्लासिफाइड टिश्यू जैसे कि आपका बून हो गया, टीथ हो गया, उससे क्या करते हैं, कैल्शियम साल्ट को रिमूव करते हैं। तो यही लिखा हुआ है पहले पॉइंट में। बाकी जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा है डी क्लासिफिकेशन इज डन टू इंश्योर दैट द स्पेसिमेन सॉफ्ट इनफ टू अलाउ कटिंग विद द माइक्रोटोम नाइफ। मीन्स कि डी क्लासिफिकेशन प्रोसीजर जो हमारा होता है वो ये इंश्योर करता है कि हमारा जो स्पेसिमेन है, मतलब स्पेसिमेन है, वो क्या है, सॉफ्ट हो जाए, इनफ हो जाए। किसके लिए? कटिंग के लिए माइक्रोटोम नाइफ में। मीन्स कि जब भी हम कोई टिश्यू सैंपल को जैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उसको अगर हम लोग ऐसे मतलब माइक्रोटोम नाइफ में कट करेंगे तो ये चांसेस रहते हैं कि हमारा जो माइक्रोटोम है या माइक्रोटोम की नाइफ है उसमें क्या हो जाए, कोई डिस्ट्रॉय हो जाए या डैमेज हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी क्लासिफिकेशन प्रोसीजर करते हैं। अब डी क्लासिफिकेशन प्रोसीजर कैसे करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम साल्ट को रिमूव कर देते हैं जिससे कि हमारा जो टिश्यू है वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और हमें जो कटिंग करते हैं माइक्रोटोम में वो हमारे लिए इजी हो जाता है और हमारी नाइफ में कोई भी डिस्ट्रॉय या कोई भी डैमेज नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स में यही बातें कही गई हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो लिखा है अनलेस द टिश्यू इज कंप्लीटली डीक्लासिफाइड द सेक्शन विल बी टॉर्न रिजिड में डैमेज द एड्ज ऑफ कटिंग नाइफ। यही मैंने अभी आपको बताया है कि जब हमारा जो टिश्यू है वो क्या होगा, कंप्लीटली डीक्लासिफाइड हो जाएगा तो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा जिससे कि हमारे जो नाइफ है उसमें कोई भी डैमेज नहीं होगा। पर अगर हमारा टिश्यू डीक्लासिफाइड है और इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, हमारी जो कटिंग नाइफ है उसमें डैमेज हो जाएगी या कटिंग नाइफ में डैमेज देखने को मिल जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यही सारी चीजों के ना हो या चीज हमारा टिश्यू अच्छे से प्रोसीज हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब बात करते हैं हम कि डी क्लासिफिकेशन प्रोसीजर जो होता है उसमें हम लोग कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज करके डी क्लासिफिकेशन प्रोसीजर करते हैं। तो मेथड्स ऑफ डी क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कौन सा मेथड परफॉर्म करते हैं, एसिड डी क्लासिफिकेशन करते हैं यूजिंग ऑफ चेलेटिंग एजेंट ईडीटीए का यूज करके हम लोग करते हैं। और तीसरे नंबर पे जो आपका है वो क्या है, आयन एक्सचेंज रेजिन। एंड जो फोर्थ नंबर पे है आपका वो है इलेक्ट्रोफोर्टिक डी क्लासिफिकेशन। तो ये चार आपके मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डी क्लासिफिकेशन प्रोसीजर जो है उसे परफॉर्म करते हैं। तो अब हम लोग एक एक जो मेथड्स हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे विद द एडिशनल डायग्राम। आइए जानते हैं सबसे पहले हम लोग एसिड डी क्लासिफिकेशन। तो जो अगर हम लोग बात करते हैं एसिड डी क्लासिफिकेशन के बारे में, तो जो एसिड डी क्लासिफिकेशन होता है वो जो है वो हमारा टू टाइप्स में सब डिवाइडेड होता है।
कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड डिक्लासिफिकेशन और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? वीक एसिड डिक्लासिफिकेशन। अब स्ट्रॉन्ग एसिड डिक्लासिफिकेशन क्या है, वीक एसिड डिक्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग एसिड डिक्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड डिक्लासिफिकेशन में जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं वो कैसा सॉल्यूशन होता है? वो एक्वस सॉल्यूशन होता है और कंसंट्रेशन जो उसकी होती है वो कितनी होती है? 5 to 10%। मीन्स कि जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी यूज करते हैं? 5 to 8%। और सॉल्यूशन कैसा होता है? एक्वस सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अब क्या होता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड डिक्लासिफिकेशन है, जो मतलब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हैं डिक्लासिफिकेशन करने के लिए, उसमें वो क्या होता है? रैपिडली मतलब जल्दी वर्क करता है। मतलब जो भी हमारा टिश्यू सैंपल है उसमें क्या करता है? टिश्यू की सॉइलिंग कराता है और जो हमारा टिश्यू है उसको रैपिडली क्या करता है? डिक्लासिफाइड कर देता है। मतलब उसमें जल्दी ही हमें क्या देखने को मिलता है? जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करते हैं तो हमारा जो टिश्यू सैंपल है, जो क्लासिफाइड टिश्यू सैंपल है जिसमें कैल्शियम का डिपोजिशन है, उससे क्या होता है? हमारा कैल्शियम जो जल्दी मतलब रिमूव हो जाता है। कितनी देर में रिमूव होता है? लिखा है दे कैन सीरियसली डैमेज टिश्यू स्टेबिलिटी इफ टिश्यू लॉन्गर देन 24 to 48 आवर्स। मीन्स कि जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड डिक्लासिफिकेशन मेथड का यूज करते हैं डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर के लिए, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट टाइम होता है कितना होता है? 24 से 48 आवर्स। इतनी देर के लिए हम लोग उस एसिड को यूज करते हैं। इतनी देर में वो हमारा एसिड जो होता है वो क्या करता है? टिश्यू सैंपल से हमारे कैल्शियम को रिमूव कर देता है। पर अगर हम 24 to 48 आवर्स से ज्यादा इसको यूज करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो टिश्यू होता है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम लोग ये 24 से 48 आवर्स के लिए ही यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ये पॉइंट ध्यान देने वाला है और आप ये लोग पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। फिर जो हमारा फोर्थ नंबर पे पॉइंट लिखा है उसमें लिखा है ओल्ड नाइट्रिक एसिड इज पार्टिकुलरली डैमेजिंग हैंस शुड बी रिप्लेस्ड विद फ्रेश स्टॉक। मींस कि जो हम नाइट्रिक एसिड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? फ्रेश स्टॉक की होनी चाहिए। ओल्ड नाइट्रिक एसिड हमें यूज नहीं करनी है, क्योंकि ओल्ड नाइट्रिक एसिड जो होते हैं उसमें चांसेस होते हैं कि हमारा टिश्यू सैंपल जो है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए हमें कैसी नाइट्रिक एसिड का यूज करना है? कैसी स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करना है? तो फ्रेश स्टॉक का यूज करना है। अब लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड आर मोर डैमेजिंग टू टिश्यू एंटीजन फॉर इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग एंड एंजाइम में भी टोटली लॉस्ट। मीन्स की जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका हम लोग यूज तो करते हैं डिक्लासिफिकेशन करने के लिए, पर क्या होता है? डिक्लासिफिकेशन तो रैपिडली हो जाता है, पर जो हमारा टिश्यू के एंटीजेंस होते हैं या जो टिश्यू में प्रोटीन प्रेजेंस होती हैं या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको ये क्या करता है? लॉस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग में हम लोग डिक्लासिफिकेशन करने के लिए जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका यूज बहुत कम करते हैं या नहीं ही करते हैं। इसी तो ये पॉइंट यही कह रहा है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड आर यूज फॉर निडल एंड स्मॉल बायोप्सी स्पेसिमेन टू परमिट रैपिड डायग्नोसिस विद इन 24 आवर्स और लेस। मींस कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो जो हमारे छोटे सिंपल होते हैं बायोप्सी के, उनके लिए रैपिड डायग्नोसिस होती है। और इसमें कितनी 24 आवर्स में ये क्या कर देता है? हमारे टिश्यू से जो कैल्शियम है उनको क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। कैल्शियम जो है उनको रिमूव कर देता है। लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन बी यूज्ड फॉर लार्जर हैवीली mineralized cortical bone specimen with declassification progress carefully monitored by a declassification end point test। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि हम जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका यूज करते हैं कुछ लार्ज मिनरलाइज कॉर्टिकल बोन स्पेसिमेन के लिए, पर क्या करते हैं? बहुत ही केयरफुली यूज करते हैं हम लोग डिक्लासिफिकेशन एजेंट को। और जब हम लोग यूज कर लेते हैं डिक्लासिफिकेशन एजेंट को, फिर हम लोग क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं टिश्यू को। कैसे? एंड पॉइंट टेस्ट में। अभी आपको आके जो मैं बताऊंगा कंफर्मेशन टेस्ट, उन्हीं का यूज करके हम लोग मॉनिटर करते हैं कि हमारा जो हैवी मिनराइज कॉर्टिकल बोन स्पेसिमेन है वो क्लासिफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। यूज करते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं? केयरफुल्ली मॉनिटर करते रहते हैं कि हमारा जो यूज कर रहे हैं हम नाइट्रिक एसिड या HCl वो केयर मतलब अच्छे से हमारे कैल्शियम को रिमूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है टिश्यू से। तो ये सारी जो इंड पॉइंट टेस्ट है लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कंफर्मेशन टेस्ट। ये तब परफॉर्म किया जाता है जब हम लोग टिश्यू में मतलब टिश्यू से डिक्लासिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। फिर हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि इसमें ये चेक करते हैं कि हमारा जो टिश्यू है वो उसमें से कैल्शियम रिमूव हुआ है कि नहीं रिमूव हुआ। अब एग्जांपल की बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो आपका नाइट्रिक एसिड हो गया और HCl। ये क्या है? ये दोनों एग्जांपल है किसके? जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका क्या है? एग्जांपल है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं जो हमारा सेकंड नंबर पे है एसिड डिक्लासिफिकेशन का सब टाइप 2 जो है वो क्या है? वीक एसिड डिक्लासिफिकेशन। तो जो वीक एसिड डिक्लासिफिकेशन होता है उसके अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो वीक एसिड डिक्लासिफिकेशन में हम लोग फॉर्मिक एसिड क्या है? फॉर्मिक एसिड और क्या है? पिक्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और पिक्रिक एसिड और एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। क्या करते हैं? एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। ये तीन है हमारे एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल हैं?
जो हमारा वीक एसिड डीक्लासिफिकेशन है, किसका एग्जांपल है, वीक एसिड डीक्लासिफिकेशन। अब क्या होता है, मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम लोग मोस्टली यूज करते हैं एज अ वीक एसिड डीक्लासिफिकेशन फॉर परफॉर्मिंग ऑफ द डीक्लासिफिकेशन प्रोसेस। पर जो हमारा एसिटिक एसिड और जो हमारा पिक्रिक एसिड है वो क्या करता है, टिश्यू को शॉइलिंग कराता है। क्या करता है, टिश्यू को शॉइलिंग कराता है, और इसे हम लोग क्या करते हैं, एलॉन यूज नहीं करते हैं। मीन्स कि इसे हम अकेला यूज नहीं करते हैं। जो हमारा एसिटिक एसिड एंड पिक्रिक एसिड होता है, ये किसमें पाया जाता है, हमारा एसिटिक एसिड और पिक्रिक एसिड में कॉर्निश फ्लूइड हो गया आपका, या बॉनिश फ्लूइड हो गया, या जंकर्स फ्लूइड हो गया। जब आप इन तीनों फ्लूइड्स के कंपोजिशन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको एसिटिक एसिड एंड पिक्रिक एसिड का यूज किया हुआ मिलेगा। मतलब उसके कंपोनेंट में आप पिक्रिक एसिड और एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। तो ये पिक्रिक एसिड और एसिटिक एसिड एज अ फिक्सेटिव में कैसा वर्क करता है, डिक्लासिफिकेशन की तरह वर्क करता है, मतलब डिक्लासिफाइंग एजेंट की तरह वर्क करता है। वही आपका सेकंड पॉइंट लिखा है, फिर लिखा था साल्ट, सोडियम फॉर्मेट और सोडियम साइट्रेट आर एडेड टू फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन टू मेकिंग एसिडिक बफर। मींस कि अब क्या है, हम लोग सोडियम फॉर्मेट और सोडियम साइट्रेट जो है उसको यूज करते हैं किसमें, फॉर्मिक एसिड में। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड में जो हमारा सोडियम फॉर्मेट और सोडियम साइट्रेट है इसको ऐड करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर, तो बफर से आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग इस सॉल्यूशन को क्यों बनाते हैं। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो पीएच है, टिश्यू का जो पीएच है, जो हमारे मतलब डीक्लासिफाइंग एजेंट का हम लोग यूज करने जा रहे हैं, उसका जो पीएच है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक बफर बनाते हैं। एसिडिक बफर कैसे बनाते हैं, सोडियम फॉर्मेट और सोडियम साइट्रेट को हम लोग ऐड करते हैं फॉर्मिक एसिड में, और सॉल्यूशन जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। उस सॉल्यूशन का नाम जो होता है वो एसिडिक बफर होता है। और इस सॉल्यूशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव करते हैं। तो उस प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, वीक एसिड डीक्लासिफिकेशन। लिखा हुआ है आपका, एक मिनट, लिखा हुआ है आपका, बफरिंग इज यूज टू काउंटरेक्ट द इंजरीज इफेक्ट ऑफ द एसिड इन लो। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा टिश्यू सिंपल है उसमें क्या होता है, जब हम यूज करते हैं इसका तो इंजरीज इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। मतलब जैसे हम कोई डिक्लासिफाइंग एजेंट है उसका यूज करते हैं तो हमारा जो टिश्यू सिंपल है उसमें क्या होता है कि हमारे इंजरीज इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं कि जो हमारा टिश्यू मतलब है, टिश्यूज का पीएच और जो भी चीजें वो मेंटेन रहे और उसमें किसी भी तरह की इंजीरियस इफेक्ट ना आए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बफर का प्रिपरेशन कर लेते हैं कि बफर सॉल्यूशन जब यूज करते हैं तो हमारे टिश्यू में कोई भी इंजीरियस नहीं आता है, और हमारे टिश्यू से आसानी से और इजीली और अच्छे तरीके से क्या होता है, कैल्शियम आयन रिमूव हो, कैल्शियम जो है वो रिमूव हो जाता है और हमारा जो टिश्यू सैंपल है सॉफ्ट हो जाता है। अब लिखा है इन लो 4.5 4 to 5% formic acid concentration increase time is needed for the complete declassification। अब क्या है कि 4.5% मतलब कि जो आप एसिड का यूज कर रहे हैं वो कैसी एसिड है, वीक एसिड है। अब अगर एसिड जो है वो क्या है, वीक है, तो जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड हमारा जो है वो इंक्रीज होगा। और जो हमारा एसिड है वो, क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन अगर वीक होगी तो हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। मतलब कि अगर आप ये सोचिए कि अगर कोई चीज स्ट्रांग है तो वो जल्दी काम कर लेगी, पर अगर कोई चीज वीक है तो उसको टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही आपका लिखा है कि 4 to 5% फॉर्मिक एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीज टाइम इज नीडेड फॉर द कंप्लीट डिक्लासिफिकेशन। मींस की 4 to 5% फॉर्मिक एसिड कंसंट्रेशन अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारे फुल्ली और अच्छे से कंप्लीट डिक्लासिफिकेशन होने के लिए जो इंक्रीज टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं तो आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया और पिक्रिक एसिड हो गया। ये सब क्या है, वीक एसिड डिक्लासिफिकेशन के एग्जांपल हैं। तो ये क्या था आपका एसिड डिक्लासिफिकेशन। अब हम लोग आगे किस पे बात करेंगे कि जो हमारा एसिड डिक्लासिफिकेशन है उसको हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिसीव करना है जो भी आपका सिंपल है। अब जो भी सिंपल आपके लैब में आता है उसको आपको रिसीव करना और इंश्योर करना है लेवलिंग प्रॉपर, और आपका जो टिश्यू सिंपल है वो फिक्सेटिव है, फिक्स है कि नहीं है। फिर क्या करना है, स्पेसिमेन को आपको क्या करना है, रिंस करना है। जो इसमें एक्सेस अमाउंट में फॉर्मलिन है या वो क्या हो, रिमूव हो जाए। फिर आपको डीक्लासिफाइंग सॉल्यूशन का यूज करना है। वो नाइट्रिक एसिड हो सकती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाती है, हो सकती है या फिनेल स्ट्रेट्स फ्लूइड हो सकता है। ये सारे क्या है, आपके डीक्लासिफाइंग सॉल्यूशन है, इनका यूज करना है। और इस डीक्लासिफाइंग सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, आपका टिश्यू सैंपल जो है उसको प्लेस करना है। फिर क्या करना है, आपको टिश्यू सैंपल जो है आपका उसको सेकर पे रखना है और रूम टेम्परेचर पे उसको स्टिर करना है। अब जब स्टिर हो जाएगा और तो इसको टाइम पीरियड आपको देना है अकॉर्डिंग टू यू आर यूज द डीक्लासिफाइंग एजेंट। मींस आप जो डीक्लासिफाइंग एजेंट यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इस जो डीक्लासिफाइंग सॉल्यूशन है उसमें उसको टाइम देना है। अब आप जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हैं तो आपको कम टाइम देना होगा, पर आप अगर वीक एसिड सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा टाइम देना होगा। तो इसमें हम लोग टाइम देंगे, फिर हमारा जो बोन है या हमारा टीथ है, जो भी हमारा डीक्लासिफाइड टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, डीक्लासिफाइंग हो जाएगा। मीन्स कि उससे जो कैल्शियम आयन है वो रिमूव हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, एंड पॉइंट टेक
टेस्ट परफॉर्म करना है। ये सारे टेस्ट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ आप लोग सिर्फ डायग्राम में बना हुआ, तो आप लोग डायग्राम में बना लीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर जो होंगे उसके जो आप आंसर सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में, उसमें ये अगर डायग्राम बनाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग डायग्राम तैयार कर लीजिएगा। अब लोग क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि हमारा जो डिक्लासिफाइंग प्रोसीजर है वो सही से हुआ है कि नहीं, जो हमारे बून है उससे कैल्शियम रिमूव हुआ है कि नहीं रिमूव हुआ है। इसके 2-3 मेथड होते हैं, आप इस निडल्स भी कर सकते हैं पिंच करके, या आप केमिकल मेथड परफॉर्म कर सकते हैं, और सारे मेथड्स होते हैं उनका परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आप लोग टिश्यू को वॉश करेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। फिर आगे जो आपके प्रोसीजर है टिश्यू प्रोसेसिंग के, वो सारे प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे और टिश्यू को प्रोसेस करेंगे माइक्रोटोमी करके। अगर आपको टिश्यू प्रोसेसिंग की वीडियो पढ़ना है, टिश्यू को पूरा हम लोग स्टार्टिंग से सैंपल कलेक्शन करने से माइक्रोस्कोपी तक कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसका लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग उसमें पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये था आपका एसिड डिक्लासिफिकेशन का प्रोसीजर, जिसमें आपको 1 2 3 4 ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं। ऐसे हम लोग करते हैं, बाद में ये तो आपके कंफर्मेशन टेस्ट के लिए करते हैं और ये आगे का प्रोसीजर है। और आप ये 4 स्टेप्स जो है उनको अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एसिड डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर में आप लिख सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं जो हमारा सेकंड नंबर पे है, वो क्या है, यूजिंग ऑफ चेलेटिंग एजेंट ईडीटीए। अब ईडीटीए का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगा कि एथिलीन डाई टेट्रा एसिटिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ द ईडीटीए। तो अब हम लोग ईडीटीए का यूज करके जो हमारा टिश्यू सैंपल है, बोन या टीथ, उससे क्या करना है, कैल्शियम आयन को रिमूव करना, कैल्शियम को रिमूव करना है। कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे ईडीटीए का यूज करके हम लोग कैल्शियम आयन को रिमूव करते हैं अपने टिश्यू सैंपल से। इट इज ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव कैपेसिटी टू बाइंड सम स्पेशल मेटल्स। अब क्या है कि जो हमारा ईडीटीए है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें क्या हो कैपेसिटी होती है, क्या किसी भी स्पेशल मेटल को ये बाइंड करने की कैपेसिटी रखती है। अब स्पेशल मेटल में क्या हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इनको बाइंड करने की कैपेसिटी को कैरी करता है कौन, ईडीटीए चेलेटिंग एजेंट जो है हमारा, वो क्या करता है, इन सबको बाइंड करने की कैपेसिटी को कैरी करता है। इसलिए हम लोग ईडीटीए एजेंट का यूज कर रहे हैं डिक्लासिफिकेशन प्रोसेस में। अब लिखा है ईडीटीए इज अ जेंटली स्लो एक्टिंग चिलेटिंग एजेंट used in histology to remove calcium ion from hard tissue bone teeth without damaging cellular morphology। तो ये जो पॉइंट ये यही कह रहा है कि हमारा जो ईडीटीए है वो क्या है, स्लो एक्टिंग चेलेटिंग एजेंट है, पर हम लोग इसका यूज करते हैं किसमें, कैल्शियम को रिमूव करने के लिए अपने डिक्लासिफिकेशन प्रोसेस में। और ये हमारा जो है भले ही स्लो हो, बट ये क्या करता है, हमारे टिश्यू जो होता है जैसे बोन टीथ है उनकी जो सेलुलर मॉर्फोलॉजी है उनको कोई डैमेज नहीं करता है, और टाइम पीरियड जो है ज्यादा लेके हमारे जो टिश्यू सैंपल है उससे क्या करता है, कैल्शियम को रिमूव कर देता है। फिर जो हमारा थर्ड नंबर पे पॉइंट लिखा इट वर्क बेस्ट फॉर डेलीगेट immunohistochemistry and enzyme studies but takes weak unlike faster acid agents। अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड जब पढ़ा रहा था मैं, कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कर रहा था, वो हमारा रैपिडली तो कर रहा था, बट वो क्या कर रहा था, प्रोटीन्स और जो एंजाइम्स हैं उनको क्या कर रहा था, डैमेज कर रहा था या डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिससे कारण उसको हम लोग इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में यूज नहीं करते हैं। बट हमारा जो चेलेटिंग एजेंट ईडीटीए है उसका यूज हम लोग इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में करते हैं, क्योंकि ये भले टाइम ज्यादा ले रहा है बट ये हमारे एंजाइम्स और हमारे जो प्रोटीन्स है उनको डैमेज या किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं। और ये हमारा टाइम जो है उसमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ये फास्ट एसिड एजेंट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ चेलेटिंग एजेंट। क्या करते हैं हम लोग बात, मैकेनिज्म ऑफ चेलेटिंग एजेंट इन डी क्लासिफिकेशन। मीन्स की डी क्लासिफिकेशन में जो हमारा ईडीटीए है चेलेटिंग एजेंट वो कैसे वर्क कर रहा है। तो ये फ्लो चार्ट मैंने ऐड किया इसमें, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारा जो मैकेनिज्म है वो क्या है डी क्लासिफिकेशन प्रोसेस में चेलेटिंग एजेंट का। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। द चेलेटिंग एजेंट मेनली ईडीटीए enters the classified tissue slowly and reach the calcium salt present in the bone or teeth। मीन्स कि हमारा जो चेलेटिंग एजेंट होता है ईडीटीए वो क्या करता है, क्लासिफाइड टिश्यू में इंटर करता है और ये स्लोली रीच होता है, मतलब पहुंचता है किसके पास, कैल्शियम साल्ट के पास। मतलब हमारा ईडीटीए जो है चेलेटिंग एजेंट वो हमारे क्लासिफाइड टिश्यू में इंटर करता है और हमारे कैल्शियम साल्ट जो प्रेजेंट होता है टिश्यू सैंपल्स में उसके पास ये पहुंचता है और क्या करता है, सेकंड कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट इन टिश्यू रिलीज कैल्शियम आयन। मीन्स कि जो हमारे कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट होते हैं टिश्यू में वो क्या करते हैं, कैल्शियम आयन को रिलीज करते हैं। अब रिलीज करते हैं तो ईडीटीए जब वहां पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, ईडीटीए जो क्या करता है वो बाइंड कर लेता है हमारे फ्री कैल्शियम आयंस को और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब उस स्टेबल कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबल कैल्शियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। क्या करता है, हमारा जो ईडीटीए चेलेटिंग एजेंट है वो क्लासिफाइड टिश्यू के अंदर क्या करता है, इंटर करता है और क्लासिफाइड टिश्यू के अंदर इंटर करने के बाद वो क्या करता है, हमारे जो टिश्यू में कैल्शियम साल्ट होता है उसके पास पहुंचता है। जो हमारे कैल्शियम साल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम आयन को रिलीज करते हैं। अब ये ईडीटीए जो होता है वो कैल्शियम आयन को बाइंड करता है और क्या बनाता है, ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब जो ये ईडीटीए कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारे जो डीक्लासिफाइंग सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है, डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कि ये टिश्यू से बाहर निकल के, ये टिश्यू से क्या करता है, बाहर निकलता है और क्या करता है, हमारे डीक्लासिफाइंग सॉल्यूशन में
डिफ्यूज हो जाता है। अब ये जब डीक्लासिफाइंग सॉल्यूशन में डिफ्यूज हो जाता है तो हमारे टिश्यू से कैल्शियम बाहर निकल जाता है और हमारा टिश्यू जो होता है वो डीक्लासिफाइड हो जाता है। वही लिखा है, एज कैल्शियम इज रिमूव्ड ग्रेजुअली द हार्ड टिश्यू बिकम सॉफ्ट एंड सुटेबल फॉर माइक्रोटोमी एंड सेक्शन कटिंग। अब हमारे टिश्यू से क्या होता है, कैल्शियम आयन बाहर हो जाता है और क्या होता है, हमारा टिश्यू जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और माइक्रोटोम कट में हमें सेक्शन जो करते हैं तो आसानी से हमारा सेक्शनिंग प्रोसीजर हो जाता है। तो यही था क्या, मैकेनिज्म ऑफ चेलेटिंग एजेंट इन डीक्लासिफिकेशन। तो ये फ्लो चार्ट भी आप लोग बना लीजिएगा अपने नोटबुक में, ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे प्रेजेंटेशन और अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। फिर हम लोग जो थर्ड नंबर पे है वो कौन सा है, आयन एक्सचेंज रेजिन। अब आयन एक्सचेंज रेजिन ये कौन सा थर्ड मेथड है आपका, किसका, डीक्लासिफिकेशन प्रोसीजर का। तो आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना समझना होगा कि आपके रेजिन क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि रेजिन रेजिन वर्ड का यूज किया गया, ये क्या है। तो इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। रेजिन जो होता है क्या होता है, सॉलिड मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल होता है। रेजिन जो हमारा है वो क्या है, सॉलिड मटेरियल होता है जो ये कैपेसिटी रखता है। कैसी कैपेसिटी रखता है, आयन को एक्सचेंज करने की। कैसी कैपेसिटी रखता है, आयन को एक्सचेंज करने की। ये क्या करता है, जो हमारे कैल्शियम आयन है उनको ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे कि हमारा क्या है, जो डीक्लासिफिकेशन होता है वो तेजी से होता है। डीक्लासिफिकेशन क्या हो, जो सो तेजी से होने लगता है। अभी आगे मैंने इसमें एक डायग्राम ऐड किया, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी तो इसके इंट्रो के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, इन आयन एक्सचेंज रेजिन द रेजिन अमोनियम साल्ट ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइन आर यूज। मीन्स कि हम लोग एज आर आयन एक्सचेंज रेजिन के प्रोसीजर में जो रेजिन यूज कर रहे हैं वो उसका नाम क्या है, अमोनियम साल्ट ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइन। ये इस रेजिन का यूज करके हम लोग आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसीजर ऑफ डी क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। अब ये जो रेजिन होता है ये क्या होता है, जो द रेजिन इज लेयर्ड ऑन द बॉटम ऑफ अ कंटेनर 1 से 2 इंच द स्पेसिमेन अलाउड टू रेस्ट इन इट। मीन्स कि ये रेजिन जो होता है वो हमारे कंटेनर से अटैच किया जाता है बॉटम में, जिससे कि हमारा स्पेसिमेन जो है उसमें रेस्ट हो सके, मतलब उसमें प्लेस हो सके और हमारा जो डीक्लासिफिकेशन प्रोसीजर है वो अच्छे से हो सके। अब जो हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन है, इसके हम लोग एडवांटेज की बात करते हैं तो ये फास्टर डीक्लासिफिकेशन देता है, टिश्यू को प्रिजर्वेशन करता है और बेटर प्रिजर्वेशन देता है। सेलुलर डिटेल्स, जो हमारी सेलुलर डिटेल्स होती हैं टिश्यू की, उनको क्या करता है, बेटर प्रिजर्वेशन देता है। ये है आपका डायग्राम प्रोसीजर का कि आयन एक्सचेंज रेजिन जो होता है उसका यूज हम लोग करके कैसे हम लोग जो हमारा टिश्यू सिंपल है उससे कैल्शियम आयन को, तो हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन इन डीक्लासिफिकेशन का प्रोसीजर। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आपको डीक्लासिफाइंग जो सॉल्यूशन है उसको प्रिपेयर करना होगा। फिर डीक्लासिफाइंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद आपको एक कॉलम प्रिपेयर करना होगा। इस कॉलम में आपको क्या करना होगा, जो आपका कटायन एक्सचेंज रेजिन है उसको फिल करना होगा। अब इस कटायन एक्सचेंज रेजिन, जो अभी आपको मैंने इंट्रो में बताया है कि कटायन है वो एक्सचेंज रेजिन का यूज करते हैं, तो उसी एक्सचेंज रेजिन को इस कॉलम में फिल करना है। फिर इस कॉलम को आपको सॉल्यूशन से क्या करना है, अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, टिश्यू सिंपल जो है उसमें प्लेस करना है सॉल्यूशन में। अब ये क्या करेगा, जो हमारे टिश्यू सिंपल्स हैं ये अपना वर्किंग प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। जो इस कॉलम का यूज हम लोग कर रहे हैं, ये कॉलम क्या करेगा, जो हमारे सॉल्यूशन से कैल्शियम है उनको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। हमारे जो ये हैं मतलब टिश्यू सिंपल है उनसे क्या होगा, कैल्शियम जो होगा रिमूव होगा सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से रिमूव होकर ये जो ऑब्जर्व हो जाएगा किसमें, कॉलम रेजिन में। जिससे क्या होगा, हमारा जो कैल्शियम आयन है वो जल्दी जल्दी से ऑब्जर्व होगा और तेजी से हमारा डिक्लासिफाइंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा। अब हमारा डिक्लासिफाइंग प्रोसीजर जो है वो तेजी से स्टार्ट हो जाएगा और हमारा जो टिश्यू सिंपल है उससे कैल्शियम जो आयन है वो रिमूव हो जाएगा जल्दी जल्दी और हमारे रेजिन में ऑब्जर्व हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एंड पॉइंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एंड पॉइंट टेस्ट में हम लोग ये कंफर्म करेंगे कि हमारा जो टिश्यू सिंपल है उससे हमारा जो कैल्शियम आयन है वो रिमूव हो गया है कि नहीं रिमूव हो गया। फिर हम लोग जो है अदर प्रोसीजर जो हमारे टिश्यू प्रोसेसिंग के उनको परफॉर्म करेंगे और हमारा जो यूज ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन इन डिक्लासिफिकेशन मेथड है उसे डन कर देंगे। ये था हमारा प्रोसीजर किसका, आयन एक्सचेंज रेजिन का। तो आप लोग इस प्रोसीजर को अच्छे से समझ लीजिएगा, बदला लीजिए। बाकी जो ये पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं इनका आप फ्लो चार्ट बना लीजिए, जैसे भी आप याद करना चाहें उसको याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक डिक्लासिफिकेशन। ये आपका फोर्थ नंबर पर मेथड्स है। ये जो होता है मोस्टली बहुत कम यूज होता है लेबोरेटरीज में, क्योंकि अभी जानते हैं हम लोग क्यों इससे मतलब हम लोग यूज करते हैं और इसका मतलब क्यों हम लोग इससे ज्यादा यूज लैब में नहीं करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको अच्छे से पढ़ते हैं। लिखा था, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इज इक्वल पार्ट ऑफ 8% हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 10% फॉर्मिक एसिड। मींस कि हमें क्या है, डीक्लासिफिकेशन के लिए एक स्पेशल सॉल्यूशन बनाना पड़ता है जिसमें क्या होता है, 8% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 10% फॉर्मिक एसिड होता है। ये सॉल्यूशन एज अ इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह वर्क करता है। फिर दूसरा पॉइंट जो हमारा लिखा है, इट इज अ बेस्ड थ्योरेटिकल ऑन अट्रैक्शन अदर कैल्शियम आयन टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू द सॉल्यूशन ऑफ द कैल्शियम इन द इलेक्ट्रोलाइट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट। मींस कहने का मतलब इस पॉइंट का ये है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा बूंद सिंपल है उससे क्या होता है, कैल्शियम आयन जो होता है बाहर निकलता है और मूवमेंट करता है। कैसे मूवमेंट करता है, कैल्शियम आयन जो होता है वो कैल्शियम आयन इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होता है, जिससे कैल्शियम आयन तेजी से बाहर निकलने लगता है। इसलिए डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर जो होता है हमारा
जल्दी हो जाता है। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि टिश्यू से, किसी भी टिश्यू सैंपल से कैल्शियम आयन बाहर निकलता है और वो अट्रैक्ट होता है हमारा इसके पास जो हमारे कैथोड्स होते हैं, एनोड होते हैं, जिससे वो जल्दी-जल्दी बाहर निकलने लगते हैं और हमारा जो कैल्शियम डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर है वो तेज़ी से होने लगता है। अब लिखा है ब्रास प्लेट कैन बी यूज्ड एज़ अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड प्लैटिनम वायर एज़ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मीन्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह हम लोग ब्रास प्लेट का यूज़ करते हैं और प्लैटिनम वायर की तरह हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज़ वाउंड अराउंड द स्पेसिमेन मीन्स कि जो पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिमेन के जो चारों ओर क्या करते हैं, वाउंड कर देते हैं। वाउंड क्यों करते हैं? इससे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है स्पेसिमेन के आसपास अच्छी तरह से फ्लो करता है। अब लिखा है दिस इज प्लेस्ड इन ग्लास म्यूजियम जार। अब ये जितना भी आपका मटेरियल, स्पेसिमेन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड्स, इस सबको हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास जार में प्लेस करते हैं। आगे हमने इसमें डायग्राम लगाया, उससे आपको समझ में आ जाएगा इजिली। अब ये जो लिखा है स्पीड ऑफ डिक्लासिफिकेशन में भी इंक्रीज बाय मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टुगेदर और डिक्रीज मूविंग देम फार्दर अपार्ट। मींस कि जो हमारी स्पीड है डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर की वो किस पर डिपेंड होगी, मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स। मींस कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पर डिपेंड होगी कि वो कितने इंक्रीज होगा और कितने जल्दी मतलब डिक्रीज होगा। अब डिक्लासिफिकेशन शुड बी चेक्ड बाय एक्सरे एवरी 2 से 3 आवर्स। मींस कि हमें जो डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर है उसमें एवरी 2 से 3 आवर्स बाद चेक करना होगा कि हमारे जो टिश्यू सैंपल है उससे जो कैल्शियम आयन है वो अच्छी तरह से रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपका लिखा है एफ अ 5 mm क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन रिब विल बी डिक्लासिफाइड इन 6 से 8 आवर्स। मींस कि अगर हम लोग 5 mm की क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन रिब का यूज करते हैं डिक्लासिफाइंग करने के लिए तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, 6 से 8 आवर्स बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्लासिफिकेशन मेथड। लिखा है ऑल्दो दिस टेक्निक इज यूज्ड इन सम लैबोरेटरीज। मतलब ये टेक्निक्स जो होती है वो बहुत कम ही लैबोरेटरीज में यूज होती है। इट हैज बीन अबेंडेड एट मोस्ट इंस्टीट्यूट इन फेवर ऑफ द अदर मेथड। मतलब बहुत सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी जो लैबोरेटरीज हैं वो इस मेथड का यूज नहीं करते हैं, वो जो हमारे अदर्स मेथड हैं उनका यूज करके डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। तो प्रोसीजर जो है इसका है उसमें आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। कैसा सॉल्यूशन? डिक्लासिफाइंग सॉल्यूशन। फिर हम लोग जो अपना टिश्यू सैंपल है उसको प्रिपेयर करेंगे। टिश्यू सैंपल प्रिपेयर करने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर है उसको क्या करेंगे, हम लोग अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करना है, उसमें हम लोग टिश्यू सैंपल प्लेस करेंगे और जो एनोड है, कैथोड है, उसको प्लेस करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमने सॉल्यूशन है प्रिपेयर किया है उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सॉल्यूशन ऐड करने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसको इलेक्ट्रिक करंट देना है। इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग देंगे तो हमारा जो एनोड है और कैथोड है वो एक्टिवेट होंगे और जो हमारा टिश्यू सिंपल है उसमें जो कैल्शियम आयन है वो रिमूव होंगे और एनोड या कैथोड जो भी इलेक्ट्रोड है उनकी तरफ मूव होंगे, जिससे हमारे कैल्शियम आयन टिश्यू से जल्दी जल्दी बाहर निकलेंगे और हमारा जो टिश्यू सिंपल है वो डिक्लासिफाइड हो जाएगा। फिर हम लोग सॉल्यूशन को चेंज करके टेस्ट परफॉर्म करेंगे और फिर एंड पॉइंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। ये डिटेक्ट करेंगे कि कैल्शियम आयन रिमूव हुआ कि नहीं रिमूव हुआ। फिर जो अदर्स स्टेप्स हैं हमारे टिश्यू प्रोसेसिंग के वो आगे के वो हम लोग परफॉर्म करके टिश्यू को प्रोसीड कर देंगे आगे के प्रोसीजर्स के लिए। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइट डिक्लासिफिकेशन का प्रोसीजर। फिर हम लोग बात करते हैं टेस्ट टू चेक कंप्लीट डिक्लासिफिकेशन। मतलब कि हमें ये चेक करना है कि डिक्लासिफिकेशन जो हम लोग परफॉर्म किए हैं वो जो डिक्लासिफिकेशन अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम ये 4 टाइप्स के टेस्ट हैं जिनका यूज़ करते हैं इसमें डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर में। क्या डिटेक्ट करने के लिए कि हमारा जो डिक्लासिफिकेशन है वो अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। अब डिक्लासिफिकेशन अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है ये परफॉर्म करेंगे, करने के 4 मेथड्स होते हैं। पहला आपका फिजिकल या मैकेनिकल टेस्ट है, दूसरा आपका केमिकल टेस्ट है, तीसरा आपका रेडियोलॉजिकल एक्सरे टेस्ट है और बबल बबल टेस्ट है। इन एसिड डिक्लासिफिकेशन मतलब जब हम लोग एसिड डिक्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बबल टेस्ट करते हैं और एक्सरे टेस्ट करते हैं और केमिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। ये सारे कौन से टेस्ट हैं? आपके कन्फर्मेटिव टेस्ट हैं। किसके लिए? कि आपका डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल टेस्ट जो है आपका उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पिन या निडल का यूज करते हैं और उसको पिंच करते हैं अपने टिश्यू सैंपल में। अगर इजीली पिंच हो जाता है मींस की डिक्लासिफिकेशन कंप्लीट है, अगर इजीली पिंच नहीं होता है मींस डिक्लासिफिकेशन इजिली मतलब डिक्लासिफिकेशन हमारा सही से नहीं हुआ और उसमें कैल्शियम आयन जो कैल्शियम है वो अभी भी प्रेजेंट है। फिर हम लोग केमिकल टेस्ट करते हैं। केमिकल टेस्ट में क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम लोग डिक्लासिफाइंग सॉल्यूशन लेते हैं, अमोनिया हाइड्रो ऑक्साइड ऐड करते हैं, अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं। फिर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं प्रेसिपिटेंट फॉर्मेशन का। अगर हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेंट प्रेजेंट होता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेंट प्रेजेंट का मतलब कैल्शियम प्रेजेंट है और डिक्लासिफिकेशन इनकम्प्लीट है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेंट नहीं प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब होता है डिक्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट है, मतलब हमारा डी कैल्शियम आयन रिमूव हो चुका है हमारे जो सैंपल हैं। फिर क्या है, रेडियोलॉजिकल एक्सरे टेस्ट। रेडियोलॉजिकल एक्सरे टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा वुंड सैंपल है उसका एक्सरे करते हैं और अगर एक्सरे में हमें व्हाइट एक्वस एरिया प्रेजेंट मिलती है तो मतलब ये हमारा जो है इनकम्प्लीट, इसमें कैल्शियम आयन अभी भी प्रेजेंट है। अगर व्हाइट एपेक्स एरिया प्रेजेंट नहीं होती है तो इसका मतलब कैल्शियम जो एब्सेंट है और डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर जो है वो मतलब फूड हो चुका है। अब क्या है बबल टेस्ट। बबल टेस्ट क्या है, इस टेस्ट को हम लोग चेक करने के लिए करते हैं कि डिक्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि सारे टेस्ट क्या है,
क्या कैसे टेस्ट हैं? आपके कन्फर्मेटिव टेस्ट हैं। तो इसमें क्या होता है, जब क्लासिफाइड टिश्यू को हम लोग एसिड सॉल्यूशन में रखते हैं, मतलब ये क्या है, एसिड सॉल्यूशन है। इसमें जब हम रखते हैं तो कैल्शियम एसिड के साथ रिएक्शन करता है। जो इसमें एसिड होती है उसके साथ जो है कैल्शियम रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाता है। या गैस क्या करते हैं, बबल्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो अगर हमारे बबल्स जो हैं वो क्या हैं, दिखाई देंगे, तो मीन्स कि हमारा जो कैल्शियम आयन है इसमें प्रेजेंट है। अगर बबल्स नहीं दिखाई देते हैं तो हमारा कैल्शियम आयन नहीं प्रेजेंट है। तो इस तरह हम लोग बबल टेस्ट परफॉर्म करके कंफर्मेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये थे आपके 4 कंफर्मेटिव टेस्ट, जिनको परफॉर्म करके हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि जो हम मेथड्स का यूज करके डिक्लासिफिकेशन किए हैं वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ गुड डिक्लासिफाइंग एजेंट, मतलब कौन कौन सी क्राइटेरिया होती हैं जो एक गुड डिक्लासिफाइंग एजेंट्स की। तो जो हमारे गुड डिक्लासिफाइंग एजेंट हैं उनकी जो क्राइटेरिया होती है उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। ये क्राइटेरिया को अगर फॉलो करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लासिफाइंग एजेंट। अब कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैल्शियम मीन्स कि हम जिस भी डिक्लासिफाइंग एजेंट का यूज कर रहे हैं वो कंप्लीटली रिमूव कर दे किसी भी टिश्यू सैंपल से कैल्शियम को, तो वो कैसा एजेंट होगा, डिक्लासिफाइंग एजेंट, और कैसा, गुड डिक्लासिफाइंग एजेंट। रैपिड एक्शन करता हो, प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर, जो हमारे टिश्यू के स्ट्रक्चर है उसको कोई नुकसान न पहुंचाता हो, उसकी मॉर्फोलॉजी को कोई डैमेज न करता हो। गुड स्टेनिंग क्वालिटी, जो हमारी स्टेनिंग प्रोसीजर है उसकी जो क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव करता हो, उसमें भी कोई डैमेज न लाता हो, उसमें भी कोई मतलब एबनॉर्मलिटी न लाता हो। फिर लिखा नो डैमेज टू केमिकल कंपोनेशन, जो भी हमारे टिश्यू सैंपल के केमिकल कंपोनेंट है उनको भी कोई डैमेज न प्रोवाइड कर रहा हो। सुटेबल फॉर सेक्शन कटिंग, और जो हमारा सेक्शनिंग है माइक्रोटोम में वो भी अच्छे से हो रही हो। फिर क्या, लेस टाइम कंज्यूमिंग, और जो टाइम का कंजप्शन है वो कम हो, जिससे हमारा टिश्यू सैंपल कम समय में डिक्लासिफाइड हो जाए और हमें इजीली जो है वो सेक्शन कटिंग कर पाएं। तो ये सारे थे आपके क्या क्राइटेरिया फॉर डिक्लासिफाइंग एजेंट। मीन्स कि अगर आप गुड डिक्लासिफाइड एजेंट चॉइस करने की बात करते हैं, चूज करने की बात करते हैं, तो अगर वो ये सारी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तो मीन्स कि वो जो है वो गुड डिक्लासिफाइंग एजेंट हैं। फिर जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो क्या बात करेंगे कि हमारे जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर्स को। तो आपने इतना पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे जो डिक्लासिफाइंग एसिफिकेशन प्रोसीजर है उसके रेट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है, साइज एंड थिकनेस ऑफ टिश्यू, मतलब जिस टिश्यू को हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी साइज और थिकनेस, ये हमारे जो डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर है उसके रेट को इफेक्ट कर सकती है। मतलब जैसा टिश्यू होगा, जैसी उसकी थिकनेस होगी। अगर हम लोग टिश्यू सैंपल की जो थिकनेस, मतलब इसीलिए तो हम लोग टिश्यू सैंपल को प्रोसीड मतलब तैयार करते हैं, ट्रिम करते हैं कि जो हमारा जितने मतलब हमें अमाउंट में जितना हमें टिश्यू सैंपल की रिक्वायर्ड है उतनी हम लोग यूज करेंगे, तभी हमारा डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर सही से हो पाएगा। तो वही लिखा है साइज एंड थिकनेस ऑफ टिश्यू, फिर लिखा टाइप्स एंड डेंसिटी ऑफ टिश्यू, मतलब कैसा टिश्यू है आपका, टीथ है या बून है, तो अकॉर्डिंग टू टिश्यू मतलब हम लोग यूज करते हैं डिक्लासिफाइंग एजेंट। तो आपका जो टाइप्स है वो आपको डिटेक्ट होना चाहिए कि आपका कैसे डेंसिटी और कैसे टाइप्स का आप टिश्यू सैंपल यूज कर रहे हैं। अब जिस टाइप का टिश्यू सैंपल आप लोग यूज कर रहे हैं वैसे ही आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको डिक्लासिफाइंग एजेंट का यूज करना है। वही लिखा है टाइप्स ऑफ डिक्लासिफाइंग एजेंट। टेम्परेचर, जो भी आप मतलब सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी उसमें टेम्परेचर यूज कर रहे हैं डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर में, वो चीज आपको क्या मेंटेन करके रखनी है। अगर ये मेंटेन नहीं होगी तो ये आपके डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर पे इफेक्ट डालेंगे। वॉल्यूम ऑफ डिक्लासिफाइंग फ्लूइड, अब जितना सॉल्यूशन आपको डिक्लासिफाइंग एजेंट मतलब डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर के लिए यूज करना है उतना ही आप लोग यूज करें। जैसे आप ये आपका कंटेनर है, आपने यहाँ टिश्यू सैंपल प्लेस किया, अब आपको इसके जो यहाँ तक आपको क्या है सॉल्यूशन का यूज करना है, तो आप लोग इतना सॉल्यूशन यूज करें कि ये जो है अच्छे से इसमें रेस्ट कर पाए और अच्छे से इसमें इस कैल्शियम को रिमूव मतलब सॉल्यूशन में रिमूव कर पाए। अब अगर आप इतना यूज करेंगे तो क्या आपको जो टिश्यू सैंपल है वो पूरा इसमें डिप नहीं होगा, तो क्या आपका डिक्लासिफिकेशन प्रोसीजर अच्छे से हो पाएगा? नहीं अच्छे से हो पाएगा। तो नहीं अच्छे से हो पाएगा तो फिर आपका जो कैल्शियम है वो प्रेजेंट रहेगा और आपका टिश्यू सैंपल सेक्शनिंग करने में दिक्कत आएगी। फिर लिखा टाइप्स ऑफ डिक्लासिफाइंग एजेंट, अभी आपको मैंने बताया वही दोबारा रिपीट हो गया है। मतलब आपका जिस टाइप्स जो भी आपका डिक्लासिफाइंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो किस पे आपको अकॉर्डिंग टू टिश्यू और अकॉर्डिंग टू टाइम यूज करना है, कि मतलब कितने समय में आपको टिश्यू को डिक्लासिफाइंग करना है और कैसा मतलब टिश्यू आप यूज कर रहे हैं डिक्लासिफाइंग करने के लिए, वैसा आपको डिक्लासिफाइंग एजेंट यूज करना है। तो ये सारे थे फैक्टर्स जिनका जो डिक्लासिफिकेशन के रेट को अफेक्ट करते थे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीमलेस एजुकेशन पॉइंट को जाकर ज्वाइन कीजिए और हमें डायरेक्ट डीएम कीजिए। इसकी नोट्स आपको इजीली और हैंड रिटन में मिल जाएंगे, हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।